हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज फिर हम क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी लेकर के आए हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ओम्स लॉ और उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक जो एक्सपेरिमेंट था उसके मदद से हमने देखा था कि कैसे आर प्रोपोर्शनल टू वी आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई के बराबर था। वो हमने एक्सपेरिमेंटली देखा था। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। हमने देखा था कि R इज इक्वल टू होता है V अपॉन आई, जहां पर R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो इसकी अब हम देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस किस किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। समझ रहे हैं आप? रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कोई वायर है, कोई कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, हम ये देखेंगे। हम याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस जो है वो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई के बराबर होता है, लेकिन किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस उसके पोटेंशियल डिफरेंस या करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आपको यहां से फार्मूला मिल रहा है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, मतलब वी अपॉन आई का जो रेशियो होगा उसकी वैल्यू एक कांस्टेंट होगी जिसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन किसी भी कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस है वो वी और आई के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आइए हम देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने इस तरह की सर्किट एक सेटअप करनी होगी जो आपको यहां दिखाई दे रही है। इसमें क्या है, एक सेल लगा दिया है हमने और सेल से हमने कनेक्ट कर दिया है ये दो पॉइंट हैं। ये देखिए, ये दो पॉइंट आप इनको मान लो ए और बी, और ए और बी के अक्रॉस हमें कई अलग अलग चीज़ों को कनेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 दिया हुआ है। 1 क्या है? 1 एक वायर है, नाइक्रोम वायर, जिसकी लेंथ L है। मतलब जब हम 1 लगाएंगे तो इसका मतलब है हम नाइक्रोम वायर लगा रहे हैं जिसका लेंथ L है। 2 लगाएंगे तो ये भी एक नाइक्रोम वायर है जिसकी थिकनेस 1 के बराबर है लेकिन लेंथ डबल है। 3 का मतलब है कि नाइक्रोम वायर है जिसकी लेंथ 1 के बराबर है लेकिन इसकी थिकनेस ज्यादा है। और चौथे केस में हम कॉपर वायर लगाएंगे। तो ये 4 1 2 3 4 जो दिए हुए हैं ये 4 अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, किसी की लेंथ ज्यादा है, किसी का एरिया ज्यादा है, किसी में मटेरियल ही चेंज कर दिया है। उसके बाद हम एक की लगाएंगे और उसके बाद में यहां पर एक एमीटर लगा देंगे जिससे कि हमें इससे पास होने वाला जो करंट आएगा, जो यहां से निकलेगा, उसकी रीडिंग हमें मिल जाएगी। तो इस तरह से हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप मान लीजिए, तो यहां पे डिटेल दी हुई है कि 1 नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ L, 2 इज नाइक्रोम वायर ऑफ द सेम थिकनेस बट डबल लेंथ, मतलब 2L लेंथ। नाइक्रोम वायर ऑफ सेम लेंथ बट थिकर। तीसरा जो है वो क्या है, ये जो है ये नाइक्रोम वायर है वो थोड़ा थिक है और लेंथ L ही है, लेंथ इसकी भी L ही है। कॉपर वायर चौथा क्या है, कॉपर वायर ऑफ लेंथ L एंड सेम थिकनेस। चौथा जो है ये कॉपर वायर आपकी हमने लिया है नाइक्रोम के बजाय, और उसकी थिकनेस उतनी है जितनी वायर नंबर 1 की है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हमको करना क्या है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यूज दी अबव 3 वायर 1 by 1 एंड रिकॉर्ड द एमीटर रीडिंग ईच टाइम। अब हमको एक एक करके वायर्स को यूज करना है और अमीटर रीडिंग हमको रिकॉर्ड करनी है। तो सबसे पहले हम वायर नंबर 1 यूज करेंगे जो कि नाइक्रोम वायर है जिसका लेंथ L है। ठीक है, उसके बाद में हमको क्या करना है, उसके बाद में हमें वायर नंबर 2 यूज करना है जो कि नाइक्रोम वायर है जिसका लेंथ 2L है और थिकनेस 1 और 2 की सेम है। थिकनेस का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। और तीसरा क्या है, तीसरा भी नाइक्रोम वायर है लेकिन उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, इंक्रीज किया गया है, और लेंथ सेम है जितनी की 1 की है।
अब इन सबको हमने बार बार एक्सपेरिमेंट किया, इनको लगाया सर्किट में और हर बार हमने अमीटर की रीडिंग मेजर की। ठीक है, तो हमें क्या मिला, ऑब्जर्वेशन क्या हुआ वो यहां पे लिखा हुआ है। रीडिंग ऑफ अमीटर डिक्रीज टू हाफ व्हेन वायर ऑफ लेंथ 2L इज यूज्ड। जब 2L लेंथ वाला वायर हमने इस्तेमाल किया तो अमीटर की रीडिंग क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, हाफ डिक्रीज हो गई। यानी अगर पहले वाले केस में करंट 1 एम्पियर था तो जब हमने 2L लेंथ वाला वायर लिया तो करंट 0.5 एम्पियर ही रह गया, यानी आधा हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अमीटर रीडिंग इंक्रीजेस व्हेन थिकर वायर ऑफ द सेम लेंथ इज यूज्ड। तीसरा नंबर का जब वायर यूज किया जो कि थिकर था, सिर्फ थोड़ा मोटा था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ज्यादा था और लेंथ सेम थी, तो क्या हुआ, तो अमीटर की रीडिंग इंक्रीज हो गई। ठीक है ना, यानी जब एरिया बढ़ाया तो करंट बढ़ गया। और जब हमने कॉपर वायर इस्तेमाल किया जिसकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले वाले नाइक्रोम वायर नंबर 1 के बराबर थी, उसको जब यूज किया तो क्या हुआ, रीडिंग चेंज हो गई। ठीक है ना, रीडिंग चेंज हो गई। इन ऑब्जर्वेशन से हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा, क्या हम कंक्लूड करते हैं, उसको आप समझिए। फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशंस वी कंक्लूड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। तो आपने देखा कि जब हमने लेंथ इंक्रीज की वायर की, नाइक्रोम वायर जो है उसकी लेंथ अगर हमने डबल की तो क्या हुआ, करंट हाफ हो गया। तो इसका मतलब है लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। लेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है वो नहीं कह रहा हूं मैं, मतलब लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या चीज, रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस क्यों डिपेंड कर रहा है, करंट कम हो गया तो रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड कर रहा है, आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा। देखिए, अगर करंट कम हुआ तो मैंने आपको बताया कि जो करंट का फ्लो होना होता है किसी कंडक्टर से, अगर रेजिस्टेंस कंडक्टर का ज्यादा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, करंट कम फ्लो होगा। और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा फ्लो होगा। तो पहले नंबर वायर, जब हमने वायर नंबर 1 लगाया तो उसमें जो करंट थी अगर 1 थी, फिर हमने क्या किया, उसी वायर डबल लेंथ का वायर लिया तो करंट कितना हो गया, 0.5 एम्पियर हो गया, यानी करंट डिक्रीज हो गई, हाफ। इसका मतलब है कि करंट डिक्रीज क्यों हुई, क्योंकि जब वायर की लेंथ बड़ी हुई तो उसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। हमें ये पता चलता है, ठीक है ना, इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि जब आपने लेंथ बढ़ाई तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। इसी तरह से जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज किया आपने, जब आपने थिकर वायर इस्तेमाल किया तो करंट क्या हुआ, ज्यादा फ्लो होने लग गई, करंट की रीडिंग इंक्रीज हो गई। इसका मतलब है रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ। करंट जब ही इंक्रीज होगी जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, क्योंकि मटेरियल सेम है ना, पहले दूसरे तीसरे केस में मटेरियल सेम है, तो यहां पर मटेरियल सेम है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह सब सेम है, सिर्फ रेजिस्टेंस चेंज हुआ। तो जब थिकर वायर की यूज किया हमने तो उसका क्या हो गया, रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ। और चौथे केस में जब हमने कॉपर वायर इस्तेमाल किया तो उसमें क्या हुआ, आपने देखा था कि रीडिंग चेंज हो गई, मतलब रीडिंग पहले दूसरे तीसरे से सिमिलर नहीं आ रही थी, बल्कि अब एक अलग सी रीडिंग आने लग गई। तो इसका मतलब यह है कि क्योंकि चौथे केस में हमने मटेरियल को ही चेंज कर दिया, तो मटेरियल चेंज यानी पहले नाइक्रोम था, अब हमने कॉपर यूज कर लिया। तो ये चीज ये बताता है कि जो रेजिस्टेंस है वो मटेरियल के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक मटेरियल में जो मैटर होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल नाइक्रोम है, उसके अंदर नाइक्रोम में जो एटम होंगे उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे, और कॉपर में जो है उनमें इलेक्ट्रॉन अलग होंगे, किसी में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा, तो उनका स्ट्रक्चर जो होगा सबका अलग होगा, और इस वजह से जो रेजिस्टेंस है वो नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये तीन हमें बेसिक बातें बिल्कुल पता चली, और एग्जैक्टली जब प्रिसाइज मेजरमेंट किया गया तो हमें यह पता चला कि रेजिस्टेंस जो है वायर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर।
मतलब अगर वायर का लेंथ एल है तो रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है, आर प्रोपोर्शनल टू एल। यानी अगर लेंथ बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। और अगर लेंथ कम कर दोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इन द सेम वे इस चीज को हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो है ना, ये चीज इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैंने पहले भी क्लासेस में बताया था। तो रेजिस्टेंस, दूसरी चीज क्या पता चली प्रिसाइज मेजरमेंट करने पर, कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, यानी इनवर्स प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर एरिया कम करोगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहले वाले केस में अगर रेजिस्टेंस लेंथ आपने बढ़ाई थी तो क्या हो गया था, करंट इंक्रीज हो गया था, सॉरी डिक्रीज हो गया था। पहले वाले केस में पहला दूसरा वायर जब आपने लगाया तो आपने लेंथ इंक्रीज की, तो लेंथ इंक्रीज करने से क्या हो गया, करंट डिक्रीज हो गई, हाफ डिक्रीज हो गई। इसका मतलब है रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। करंट डिक्रीज हुआ, उसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ। और इसीलिए हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दूसरे केस में क्या हुआ, आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज किया तो क्या हुआ, जब आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज किया तो जैसे ही आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज किया तो करंट क्या हो गई, करंट क्या हुई दोस्तों, करंट इंक्रीज हो गई। करंट इंक्रीज हुई, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो जब रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ तभी तो करंट ज्यादा फ्लो हुई, ठीक है ना। तो इस तरह से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हुआ, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे प्रोपोर्शनल हो गए, यानी आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। और इन दोनों को आप जब कंबाइन करोगे तो आपको मिलेगा आर प्रोपोर्शनल टू L/a। 1 और 2 को जब आप कंबाइन करोगे, और ये प्रोपोर्शनलिटी है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जब आप इक्वलिटी में तब्दील करोगे तो एक कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा इनटू L/a, और इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं रो। इसको हम बोलते हैं रो, यहां पर देख लीजिए लिखा हुआ है, रो इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल ऑफ द कंडक्टर। इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल ऑफ द कंडक्टर। रो क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल ऑफ द कंडक्टर। और ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के ऊपर, मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर थोड़ा सा गलत हो गया, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। हाँ ठीक है, ये भी सही है कि ये जो है वो मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, मतलब नेचर के ऊपर, मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी, सेम मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू सेम होगी। एसआई यूनिट क्या है, ओम मीटर है इसकी, यानी रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर। वो कैसे आ गई आप निकाल सकते हो। तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका RA/L। तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय लेंथ की यूनिट होती है मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो इसकी यूनिट आ गई ओम मीटर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट आ गई ओम मीटर, रेजिस्टिविटी की यूनिट आ गई ओम मीटर। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो आप याद रखना, वो क्या है कि बोथ द रेजिस्टेंस है रेजिस्टिविटी वेरी विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों चेंज होती है। गुड कंडक्टर्स यानी मेटल और एलॉय, मेटल और एलॉय को हम बोलते हैं गुड कंडक्टर, उनकी लो रेजिस्टिविटी होती है, जबकि इंसुलेटर की हाई रेजिस्टिविटी होगी, ठीक है ना। जो अगर गुड कंडक्टर है तो रेजिस्टिविटी कम होगी, बैड कंडक्टर है या उससे बुरा कंडक्टर है तो उसका क्या होगा, रेजिस्टिविटी हाई होगी। अलॉयज क्या होते हैं मैंने बताया था, हैव हायर रेजिस्टिविटी देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स। अलॉयज की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, किससे ज्यादा होगी, जिन मटेरियल से वो बने हुए हैं, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, हायर टेम्परेचर पर वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, इसलिए उनको इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में यूज किया जाता है। एलॉयज को कहाँ यूज किया जाता है, हीटिंग डिवाइस के इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे कि आप देखते होगे टोस्टर में जो वायर लगा होता है, या
आपका हीटर वगैरह में, इन सब में, बॉयलर में। टंगस्टन इज यूज इन फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। टंगस्टन जो है आप इलेक्ट्रिक बल्ब में इस्तेमाल होता है, सब जानते हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन में। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम इसके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल हैं उनको देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।